नमस्कार। लेट्स माइक के एक बिल्कुल नए जानकारियों से भरपूर शो में आपका स्वागत है, जिसका नाम है कॉर्पोरेट दुनिया। ये सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं है, बल्कि एक खिड़की है उस दुनिया की तरफ जहां बिजनेस की चालें, स्टार्टअप्स की उड़ानें, मार्केट की धड़कनें और कंपनियों के भीतर की कहानियां आपको समझाई जाएंगी, आसान, रोचक और भरोसेमंद अंदाज में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कारोबार की दुनिया की आज की खबरों पर। फेस्टिव सीजन देश में 2 लाख तक नए रोजगार दे सकता है, जिसमें से 70% गिग वर्क होने की उम्मीद है। एनएलवी सर्विसेज की रिपोर्ट बताती है कि भारत की फेस्टिव इकोनॉमी हमेशा से उपभोक्ता खर्च को बढ़ाने में अहम रही है और 2025 में सीजनल डिमांड किस तरह रोजगार मॉडल को आकार दे रहा है, इसमें एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। उम्मीद है कि इस बार फेस्टिव सीजन रिटेल, ई कॉमर्स, लॉजिस्टिक्स और कंज्यूमर सर्विस जैसे प्रमुख क्षेत्रों में ज्यादा नौकरियां पैदा हो सकती हैं। त्योहारी अवधि के दौरान भर्ती पिछले साल की तुलना में लगभग 20 से 25% बढ़ सकती है। सप्लाई चेन और लास्ट माइल डिलीवरी इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़े निवेश के कारण क्विक कॉमर्स और थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स जैसे क्षेत्र इस बढ़त को गति दे रहे हैं। नई नौकरियों में से 70% गिग वर्क होने की उम्मीद है, जबकि 30% स्थायी नौकरियां होंगी, जिसे पता चलता है कि कंपनियां फ्लेक्सिबिलिटी और स्केल को संतुलित करने के लिए ब्लेंडेड वर्कफोर्स मॉडल अपना रही है। बीएसएनएल 4G अब देश के 98,000 लोकेशंस पर रोल आउट हो गया है। यह नेटवर्क पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक पर तैयार हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल बीएसएनएल का 4G नेटवर्क लॉन्च किया था। इस सर्विस के लॉन्च होते ही भारत के सभी टेलीकॉम ऑपरेटर 4G से लैस हो गए हैं। जियो, एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया जैसी कंपनियां पहले से ही 4G और 5G नेटवर्क पर हैं। इसके साथ ही भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जो खुद अपने इस्तेमाल के लिए टेलीकॉम कंपोनेंट बनाते हैं। यह तकनीक पूरी तरह भारत में बनी है और भविष्य में 5G सेवाओं में अपग्रेड किया जा सकेगा। बीएसएनएल का ये स्वदेशी 4G स्टैक 5G में आसानी से अपग्रेड हो सकता है। ये क्लाउड बेस्ड और फ्यूचर रेडी डिजाइन वाला है, मतलब सॉफ्टवेयर अपडेट से ही 5G पर शिफ्ट हो जाएगा। कोई बड़े हार्डवेयर चेंज की जरूरत नहीं पड़ेगी। ग्लोबल कंसल्टिंग फर्म एक्सेंचर ने पिछले 3 महीने में दुनिया भर में 11,000 से ज्यादा कर्मचारियों की छटनी की है। जानकारों का मानना है कि तेजी से बढ़ रही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक की मांग और कॉरपोरेट सेक्टर में सुस्ती इसकी बड़ी वजह है। कंपनी की सीईओ जूली ट्वीट ने कहा है कि रीस्किलिंग की तुलना में कर्मचारियों को बाहर निकलना कंपनी के लिए बेहतर विकल्प हो सकता है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि छटनी $865 बिलियन के पुनर्गठन प्रोग्राम का हिस्सा है, जिसके तहत कंपनी अपने वर्कफोर्स को एआई संचालित समाधानों की मांग के अनुरूप ढाल रही है। एचडीएफसी बैंक की दुबई शाखा से जुड़ी एक अहम जानकारी सामने आई है। स्थानीय रेगुलेटर ने अपनी दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर शाखा में नए ग्राहकों को जोड़ने से रोक दिया है। भारत के निजी क्षेत्र के सबसे बड़े ऋणदाता एचडीएफसी बैंक ने बताया है कि उसने दुबई वित्तीय सेवाएं प्राधिकरण के नोटिस का अनुपालन करने के लिए जरूरी कदम उठाए हैं और नियामक के इस फैसले से बैंक के संचालन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मार्केट कैपिटलाइजेशन के लिहाज से देश की 10 सबसे बड़ी कंपनियों की वैल्यू इस हफ्ते कारोबार में 2,99,662 करोड़ रुपए कम हो गई है। इस दौरान आईटी सर्विस देने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज की वैल्यू 97,598 करोड़ रुपए गिरकर कंपनी का मार्केट कैप 10.49 लाख करोड़ रह गया है। वहीं देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज का मार्केट कैप इस दौरान 40,462 करोड़ गिरकर 18.64 लाख करोड़ रुपए पर आ गया है। इस हफ्ते शेयर बाजार भी 22 अंक गिरा है। इस गिरावट के पीछे की वजह अमेरिका के H-1B वीजा की पॉलिसी में बदलाव और ब्रांडेड दवाओं पर राष्ट्रपति ट्रंप की 100% टैरिफ है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्लेम सेटलमेंट के नियमों का रिवाइज किया है। नए नियमों के मुताबिक बैंकों को अपने मृतक ग्राहकों के बैंक अकाउंट या लॉकर के क्लेम को 15 दिन में सेटल करना होगा। अगर इसमें देरी हुई तो नॉमिनी को मुआवजा देना होगा।
सेंट्रल बैंक ने नई गाइडलाइन से बैंकों के अलग अलग सेटलमेंट का नियम एक हो जाएगा, जिससे कस्टमर्स के क्लेम का निपटारा आसानी से हो सकेगा। आरबीआई ने कस्टमर सर्विस को सुधारने के लिए डॉक्यूमेंटेशन को भी स्टैंडर्डाइज करने का फैसला किया है। नया नियम देश के सभी बैंकों को मार्च 2026 से पहले लागू करना होगा। कार निर्माता कंपनी BMW इंजन में खराबी के बाद अमेरिका से अपने 1,96,000 से ज्यादा वाहनों को वापस बुलाएगी। इंजन में खराबी के कारण इसमें जंग लगने की समस्या से ओवरहीटिंग और शॉर्ट सर्किट हो सकता है। इसके आग लगने का खतरा बढ़ सकता है। अमेरिकी राष्ट्रीय राजमार्ग यातायात सुरक्षा प्रशासन ने कहा है कि इसके चलते टोयोटा सुपरा और 2022 BMW 230i वाहनों सहित कई मॉडलों पर प्रभाव पड़ेगा। अमेरिकी सीमा शुल्क अधिकारी इस बात की जांच कर रहे हैं कि क्या भारतीय सौर ऊर्जा कंपनी वॉरी एनर्जी ने चीन में निर्मित सेल और पैनलों पर अमेरिकी टैरिफ से बचने के लिए उन्हें भारत में निर्मित बताकर उन पर शुल्क लगाया है। अमेरिका सीमा शुल्क और सीमा सुरक्षा ने वरी और अमेरिकन अलायंस फॉर सोलर मैन्युफैक्चरिंग ट्रेड कमेटी के वकीलों को एक ज्ञापन में इस जांच का खुलासा किया है। ब्रिक्स देशों से सपोर्टेड न्यू डेवलपमेंट बैंक अगले साल मार्च के अंत से पहले घरेलू बाजार में पहला भारतीय रुपया मूल्य वर्गित बॉन्ड जारी कर सकता है। इस योजना के लिए आरबीआई के साथ बातचीत हो रही है। एनडीबी ने पहले चीनी युआन व दक्षिणी अफ्रीकी रेड मुद्रा में धन जुटाया है। बैंक पहले किस्त में 3 से 5 साल के बॉन्ड से $40 करोड़ से $50 करोड़ की रकम जुटा सकता है। यह योजना ऐसे समय आई है जब चीन व भारत अपनी मुद्राओं की अंतर्राष्ट्रीय स्वीकृति बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं व निवेशक विकसित बाजारों से भरे अपनी परिसंपत्तियों में विविधता लाने की कोशिश कर रहे हैं। इस सप्ताह की शुरुआत में चीन ने हांगकांग में युआन बॉन्ड के विकास का समर्थन करने के उपाय शुरू किए हैं। एनडीबी के मुख्य वित्तीय अधिकारी मोनाले रत्सोमा ने बृहस्पतिवार को कहा है कि एनडीबी भारत सरकार और नियामकों के साथ मिलकर भारतीय परियोजनाओं के लिए स्थानीय मुद्रा में वित्त पोषण प्रदान करने हेतु स्थानीय बाजारों से धन जुटाने की संभावना पर काम कर रहा है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने एक्स पर एक वीडियो साझा करते हुए भारत के तेल और गैस क्षेत्र में हुई महत्वपूर्ण प्रगति की जानकारी देते हुए कहा है कि ओपन एक्रेज लाइसेंसिंग पॉलिसी के तहत अब तक 172 ब्लॉक जो 3.78 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को कवर करते हैं आवंटित किए जा चुके हैं। OALP 10 राउंड में 25 ब्लॉकों की पेशकश की गई है जो 1.91 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को कवर करता है, जो अब तक का सबसे बड़ा ऑफ शोर ऑफरिंग माना जा रहा है। उन्होंने 100% विदेशी प्रत्यक्ष निवेश एफडीआई मूल्य निर्धारण स्वतंत्रता और रॉयल्टी में छूट जैसे निवेशक मित्र नीतियों का जिक्र किया, जो भारत को विश्व के नए ऊर्जा आकर्षण केंद्र के रूप में स्थापित कर रहा है। India's energy sector is witnessing its investor magnet moment. Through 9 rounds of OALP, India has already awarded 172 exploration blocks, covering nearly 3.78 lakh square kilometers. Now in 2025, OALP Round 10 marks the largest ever offshore offering, 25 new blocks across 1.91 lakh square kilometers. Alongside, DSF Round 4 unlocked 55 contract areas, holding an estimated 258 million metric tons of oil equivalent reserves. Coal bed methane 2 is gaining ground, with 33 blocks awarded so far, tapping into a potential of tilde 92 trillion cubic feet of resources. In total, India has now brought over 3.78 lakh square kilometers under exploration, the highest in our history so far. What makes India so attractive? Complete marketing and pricing freedom, 100% foreign participation, and royalty concessions for early production. From deepwater frontiers to small fields, India is opening its doors like never before. And under the leadership of Prime Minister Narendra Modi, India is emerging as the world's new energy magnet.
आरबीआई ने डिजिटल भुगतान को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए नए नियमों की घोषणा की है। द्विस्तरीय सत्यापन के लिए अब एसएमएस ओटीपी के अलावा अन्य विकल्प भी अपनाए जाएंगे। ये नियम 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगे। आरबीआई ने बताया कि भुगतान सत्यापन के विकल्पों में उपयोगकर्ता के पास मौजूद कोई वस्तु, कोई ज्ञात वस्तु या किसी पहचान को शामिल किया जा सकता है। इसमें मोबाइल पर ओटीपी के अलावा पासवर्ड, पिन, पास फ्रेज, कार्ड, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, टोकन, फिंगरप्रिंट या बायोमेट्रिक तरीके शामिल हो सकते हैं। एसएमएस ओटीपी भी पहले की तरह जारी रहेगा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया पर यूनिक निवेशकों की संख्या 12 करोड़ के पार हो गई है। निवेशकों की संख्या में 1 करोड़ का इजाफा महज 8 महीनों के दौरान हुआ है। एनएसई ने कहा है कि 4 में से 1 निवेशक महिला है। इस वर्ष जनवरी में एक्सचेंज पर निवेशकों की संख्या 11 करोड़ के पार चली गई। डिजिटलीकरण, फिनटेक तक बेहतर पहुंच, मध्यम वर्ग का विस्तार और सहायक नीतिगत उपायों के कारण निवेशक आधार का समय के साथ तेज विस्तार हुआ है। एनएसई ने पंजीकृत निवेश खातों की कुल संख्या 23.5 करोड़ रुपए हो गई है। इसमें अब तक किए गए सभी ग्राहक पंजीकरण शामिल है। एनएसई की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार 12 करोड़ पंजीकृत निवेशकों की औसत आयु लगभग 33 वर्ष है। यह 5 वर्ष पहले 38 वर्ष थी। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने बुलेटिन में कहा है कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था ने मजबूत लचीलापन दिखाया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में देश ने पिछले 5 तिमाहियों का सबसे ऊंचा विकास दर्ज किया है। इसका मुख्य आधार घरेलू कारक और सुधार रहे हैं। आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार जहां एक और अमेरिकी टैरिफ और विकसित अर्थव्यवस्थाओं का वित्तीय दबाव जैसी वैश्विक चिंताएं बनी हुई है, वहीं भारत घरेलू सुधारों और मजबूत अतिरिक्त मांग से लाभ उठा रहा है। केंद्रीय बैंक ने कहा है कि ऐतिहासिक जीएसटी सुधारों के कारोबार में आसानी, खुदरा कीमतों में कमी और उपभोग वृद्धि कारकों में मजबूती के माध्यम से निरंतर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। रिजर्व बैंक ने आगे कहा है कि उपभोक्ता मुद्रास्फीति बढ़ी, लेकिन लगातार 7 महीने तक लक्ष्य दर से नीचे रही। भारत के पेमेंट इकोसिस्टम में यूपीआई ने संरचनात्मक बदलाव किया है। जहां जहां यूपीआई का ज्यादा इस्तेमाल हुआ, वहां नकद की मांग कम हुई है। यह असर राष्ट्रीय और राज्य स्तर दोनों पर दिखा। हालांकि राज्यों में इसमें कुछ भिन्नताएं भी देखी गई हैं। रिपोर्ट के अनुसार आय का स्तर और एटीएम की उपलब्धता नकद पर निर्भरता बढ़ाते हैं। वहीं शिक्षा और कार्यबल का औपचारीकरण डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देता है। बुनियादी ढांचे को लेकर आरबीआई बुलेटिन में कहा गया है कि भौतिक, सामाजिक और डिजिटल बुनियादी ढांचे में निरंतर निवेश ने पिछले दशक में भारत जीडीपी वृद्धि को काफी बढ़ावा दिया है। कोलकाता, बेंगलुरु और मुंबई में सीबीआई ने 12 ठिकानों पर छापेमारी की है। एजेंसी ने यह कदम सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर 6 अलग अलग मामलों में दर्ज एफआईआर के आधार पर उठाया है। आरोप है कि बिल्डरों और वित्तीय संस्थानों के अधिकारियों ने मिलकर घर खरीदारों को धोखा दिया और उनसे ठगी की। अधिकारियों के अनुसार सीबीआई बिल्डरों और वित्तीय संस्थानों के अधिकारियों के बीच इस कथित गठजोड़ की जांच कर रही है। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat.
Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio.